हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र चौधरी आपके यूट्यूब चैनल एग्री मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपन बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपन हॉर्टिकल्चर की कोई सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो अपन जो हॉर्टिकल्चर के अंदर अपना पास हो गया था 4 चैप्टर या 4 लेक्चर अपने पास कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में अपन जो पिछली क्लास थी उसके अंदर अपन 5वां और 6ठा लेक्चर अपनी एक क्लास होगी 5वें और 6ठे लेक्चर की, ठीक है। तो 5वां और 6ठा लेक्चर अपने पास क्या है कि या तो 2 या 3 क्लास को होगा। जो अपने पास एक क्लास तो हो गई, ठीक है। उसके बाद में या तो आज अपना कंप्लीट हो जाएगा या इसके अलावा एक क्लास और हो जाएगी। तो उसके बाद में अपन 5 या 6 अपने पास 6 लेक्चर हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंदर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं बता दूं, जैसे अपन अभी गुड मॉर्निंग के अंदर अपने पास जो हॉर्टिकल्चर की चल रही है, उसके बाद में जैसे अपन अपना जो हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट जो अपने पास जो सिलेबस था वो कंप्लीट होने के बाद में अपन जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होते हैं अपन फॉरेस्ट्री की क्लासें लगा देंगे। जैसे फॉरेस्ट्री का अपन जैसे समझते हैं कि हॉर्टिकल्चर का 111 का मतलब होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स, ठीक है। उसी प्रकार इधर 112 आता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कोर्स। तो मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि अपने पास जो हॉर्टिकल्चर का कोड होता है वो क्या होता है, इसका मतलब इसका टाइटल क्या होता है, सब्जेक्ट टाइटल। तो इसका सब्जेक्ट टाइटल होता है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और अपना 5वां 6ठा लेक्चर चल रहा था और अपन आज किसकी क्लासें लगा रहे हो ये तो पता ही होगा। अपन लगा रहे हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है। तो क्लास को शुरू होने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैं बता दूं आपको अपन जो ये हॉर्टिकल्चर के अलावा अपने पास जो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर अपने पास मैथ की भी क्लास है। उसमें मैथ में अंदर क्या है कि अपने पास जो अभी क्या है कि थोड़ा टाइम नहीं मिलने के कारण अपन क्लासें अपलोड नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अपने पास जो मैट्रिक्स की क्लासें थी, ठीक है, मैट्रिक्स की क्लासें कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद में अपने जो फंक्शन चल रहे थे, अपना प्लान चल रहा था, उसके अंदर अपने पास 1-2 क्लासें भी अपने करा दिए, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे टाइम मिलते हैं अपने 1-2 दिन में मैथ की क्लासें भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अलावा अपन फॉरेस्ट्री की अपन जो अपने पास जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आती है वो सारी क्लासें आपको अवेलेबल करवाऊंगा आपके यूट्यूब चैनल एग्री मैथ्स में। तो इस चैनल को अपने से जूनियर वगैरह या किसी अपने पास जो दोस्त वगैरह है किसी के पास भी ये चैनल सभी के पास पहुंचा दीजिए, दबा के शेयर कीजिए इस चैनल को, ठीक है। तो अपन चलते हैं 5वें और 6ठे लेक्चर की तरफ, ठीक है। दोस्तों अपने पास जो 5वां और 6ठा लेक्चर था प्लांट प्रोपोगेशन मेथड, ठीक है। इसकी अपन जो पौधा होता है उसके प्रवर्धन की विधियाँ देख लिए थे, ठीक है। इसमें प्राकृतिक कृत्रिम प्रकार की होती है, ठीक है। तो अपन प्राकृतिक तो देख लिए थे और आज अपन वो है ना कृत्रिम देखते हैं कि पौधों का कृत्रिम प्रवर्धन किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जो मैं बता दूं अभी जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आई है, ठीक है, उसके अंदर भी इसमें से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा 3 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं बता दूं इसके अंदर 3 क्वेश्चन से मैं जो पढ़ाऊंगा इसके अंदर से, ठीक है, जो अपने पास 5वां 6ठा लेक्चर है इनके से अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। ये अपने पास जो जेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक अच्छा है और जो सीयूईटी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसलिए क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मान लो कि आपके छोटे भाई कोई जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी करते हैं या कोई कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करते हैं तो इन क्लासों को उनके पास भी शेयर किया करो, ठीक है। क्योंकि उनके भी कुछ काम आई ये क्लासें, क्योंकि इनमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि क्लासों को आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना वैसे वैसे आप नोट्स उतारते जाइए, बस आपका इतना सा काम है। और अच्छी तरह से मैं आपको अच्छे से समझा के आपको पढ़ाऊंगा। बस आप ये कर लो कि क्लासों को एक तो शेयर कर दो, ठीक है। उसके बाद में आप दूसरा काम है आपका क्लासों को साथ साथ उतारते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम समय में ये काम आएगी क्लासें, उस टाइम पे पढ़ने के लिए काम आएगी, ठीक है। तो अपन आगे चलते पौधों का कृत्रिम प्रवर्धन। पौधों का कि अपन पौधों में कृत्रिम प्रवर्धन किस प्रकार करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग कर एक पौधे से कई नई पौधों का विकसित किया जाता है, मतलब जब मानव पौधे से एक प्राप्त करते थे वो क्या नाम है
पद्धतियों का प्रयोग एक पौधे से, कि अपन जैसे मानो एक पौधे को मतलब प्राप्त कर लिया, फिर एक पौधे को उगा दे, उससे कई नई संततियां पैदा हो जाए, मतलब एक पौधे से या एक प्लांट से कई संततियां पैदा होना ही अपन जो कृत्रिम प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में तो उसे कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। पौधों के कृत्रिम प्रवर्धन की निम्नलिखित 3 सामान्य विधियां हैं। जो अपने पास जो कृत्रिम प्रवर्धन था उसकी सामान्य से 3 विधियां हैं। अपन देखते हैं 3 विधियां कौन कौन सी है। 3 विधियां अपने पास है, विभाजन, कलम लगाना, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कलिकाइन। ठीक है, तो इनके अंदर से अपने पास 3 सामान्य विधियां, इनमें से जो अपने पास है 5 में से 3 सामान्य, मतलब 3 इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, पहली तो अपने पास है विभाजन। ठीक है, उसके बाद में है कलम लगाना, तीसरी लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, पांचवी अपने पास कलिकाइन। ठीक है, ये अपने पास 5 विधियां कृत्रिम प्रवर्धन करने की, उनमें से 3 सामान्य हैं, 3 सामान्य विधियां हैं। अब देखते हैं कि इनमें से 3 सामान्य विधियां कौन कौन सी है। पहले अपन ले चलते हैं विभाजन की तरफ। ये अपना विभाजन करवाते हैं अपन। विभाजन में क्या दे रखा है, कुछ फलदार पौधे व सब्जियां ऐसी होती है जिनके कोई भाग विशेष को काटकर जमीन में लगा दिए जाने पर उसमें फुटान होकर नए पौधे का रूप ले लेता है। कि अपने पास जो कई फलदार या सब्जियां के पौधे ऐसे होते हैं, कि कई प्लांट ऐसे होते हैं अपने पास जो फल या सब्जियों के, कि अपन को उनको कहीं से भी उनका एक पार्ट काट कर अपन जिस जमीन कहीं पे भी जमीन पे लगा देते हैं तो वहां से एक फुटान पैदा हो जाती है या एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसे अपने जो विभाजन होता है उसमें। उसके बाद में है, इनमें केले का उदाहरण है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो केले का उदाहरण है, उदाहरण है केले का, कि केले के ऊपर किसी भी शाख को काट कर अपन कहीं पे भी लगा देते तो इसके अंदर अपने पास फुटान पैदा हो जाती है जमीन पे दबाने पे। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। केले में परिवर्धन अधोस्तरी से होता है, मतलब जो केले में परिवर्धन होता है वो सर्कस द्वारा होता है। ठीक है, तो आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और क्लासों को नोट्स करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। इसके अंतर्गत भूमिगत तने की नसों को काटकर लगाए जाने पर नए पौधे का निर्माण होता है। जब भूमिगत तने के जो नसों को काट कर या अपने जड़ वगैरह या पौधे के किसी भी तने के नीचे के भाग को काट कर अपन मिट्टी में दबा देते हैं, उसके बाद में फूटान पैदा हो जाती है। ठीक है, तो अपने पास नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार ऊपरी बूस्तारी से पुदीना, जड़ी बूटी, दूब इत्यादि फैलते हैं। ठीक है, प्रकन से अदरक, हल्दी, अरबी आदि तथा बल्ब से प्याज व ट्यूबर से आलू का प्रवर्धन होता है। कि अपने पास जो प्याज व ट्यूबर से किसका प्रवर्धन होता है, आलू का प्रवर्धन होता है। प्रवर्धन की इस विधि को डिवीजन द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन भी कहते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं फलों में विभाजन की प्रवर्धन विधियां। कि जो अपने पास जो फलों में विभाजन होता है तो कि प्रवर्धन की विभाजन के द्वारा प्रवर्धन की किस प्रकार की विधियां हैं। तो अपन चलते हैं। वनस्पतियों की कुछ जातियों में पौधों का कोई अंग प्राकृतिक रूप से रूपांतरित होकर अलग विकसित हो जाता है तथा कुछ में किसी भाग में जड़ विकसित कराकर नए पौधे का प्रवर्धन किया जाता है। इस विकसित अंग को मात्र वृक्ष से अलग करके स्थापित करने की परिवर्तन विधि को विभाजन विधि भी कहते हैं। ठीक है, इनमें से प्रमुख विधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है। तो अपने पास बूझतारी का अपन ऊपरी बूझतारी देखते हैं, रंध्रस, इसको अपन ऊपरी बूझतारी को रंध्रस भी कहते हैं। यह है विशेष प्रकार का एक तना है जो रंध्रस अपने पास भूमिगत ऊपरी भूमिगत जो तना है वो अपने पास तना है एक प्रकार का। इसमें धूप घास की तरह लेटी हुई तने की शाखाएं अपनी गांठों से जड़ें उत्पन्न करती है। जो अपने पास ये धूप घास की जैसे शाखाएं ऐसे लेटी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अपने पास कहीं कहीं गांठें होती है इसके अंदर, जैसे ये फैली हुई तो ना जड़ की द्वारा या फिर रेशे के द्वारा, तो ऐसे इसमें क्या है कि छोटे छोटे गांठें रहती है इसमें। ये गांठें क्या है कि समय आने पर एक या अंकुलन परिस्थिति के अंदर अपने पास जो क्या है कि अपने पास फूट जाती है। फूटने के बाद में ये पौधे का निर्माण कर लेती है, अपने पास नए नए पौधे बने जाते हैं ऐसे। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन ऊपरी बूस्तारी कलिका के अक्ष से निकलकर और मात्र वृक्ष से कुछ दूर
फैल कर जड़ें उत्पन्न करती है, मतलब जो ऊपरी भूस्थारी है उनसे जड़ें फैल कर कुछ दूरी तक अपना जीवन व्यापन करती है, ठीक है। इसके बाद में इस नए पौधे को काटकर प्रवर्धन में उपयोग किया जाता है। जो ये नया पौधा, उसको नए पौधे को काटकर अपन प्रवर्धन के लिए उपयोग में करते हैं, ठीक है। फल वृक्षों में स्ट्रॉबेरी का व्यावसायिक प्रवर्धन इसी विधि से किया जाता है। जो फलों के अंदर जो स्ट्रॉबेरी होता है उसका अपन व्यावसायिक प्रवर्धन इसी विधि द्वारा करते हैं। कौन सी विधि द्वारा? ऊपरी भूस्थारी विधि द्वारा। इसके बाद में अंत भूस्थारी देखते हैं नीचे की सतह पर, ठीक है। यह किसी मात्र पौधे के पार्श्व तने की शाखा है। जो अपने पास जो मात्र पौधा, ये मात्र पौधा ऐसे मान लो ये पौधा अपने पास, ठीक है। जो अपने पास ये मिट्टी आ गई यहाँ पे, इससे जो ये आती है ना पार्श्व, इससे अपन फूटान पैदा होती है पार्श्व साइड से, ठीक है। अंतःभूस्थारी के अंदर भूमिगत तने पर विद्यमान अपस्थानिक कलिकाओं से होती है। यह तिरछे रूप में ऊपर की ओर वृद्धि करके पत्तियां और शाखाएं बनाकर नए पौधे को जन्म देती है। ये शाखाएं समतल रूप से कुछ देरी तक ही बढ़ती है। जो ये शाखाएं है वो समतल दूरी तक कुछ ही समय तक बढ़ती है, उसके बाद में आड़ी तिरछी कैसे भी जाके ये दूरियां बना लेती है, ऐसे ऐसे आड़ी तिरछी जाती है, कुछ समय तक ऐसे सीधी जाती है, उसके बाद में तिरछी जाती है। उसके बाद में चलते हैं अपन आगे। तिरछे रूप में ऊपर की ओर वृद्धि करके पत्तियां और शाखों को बनाकर नए पौधे को जन्म देती है। ये शाखाएं जो हो गए अपने पास। केले के भूमिगत तने से अंतर बूस्टर इतने की उत्पत्ति होती है जिससे व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। बनाना सर्कस हो गया, इसके माने भूस्थारी का। ऑफशूट देखते हैं अपन। ऑफशूट के अंदर क्या होता है? ये विशेष प्रकार के पार्श्व शाखाएं हैं जो कुछ पौधों के आधार पर स्वतः उत्पन्न होती है। जो अपने पास ये भूस्थारी होती है वो कई पौधे के अपने पास ये स्वतः अपने पास जो प्रवर्धन इसके अंदर क्या है कि उत्पन्न हो जाती है, स्वतः अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है कई प्लांट के अंदर। इन्हीं शाखाओं को मात्र पौधे से अलग कर के नए पौधे तैयार किए जाते हैं। खजूर और अनानास का प्रवर्धन भूस्थारिका से किया जाता है। भूस्थारिका को मात्र पौधे से तेज धार वाले औजार के पृथक करने के बाद इसमें होता है कि अपने पास जो है भूस्थारिका से मात्र पौधे से तेज धार वाले औजार के पृथक करने के बाद इसमें अच्छी तरह से जड़ें विकसित होना प्ररोपण कर दिया जाता है। अपन चलते हैं आगे प्रकंद की तरफ। अपना था प्रकंद। प्रकंद के अंदर है ये विशेष प्रकार का भूमिगत तना है। जो अपने पास ये प्रकंद है, प्रकंद क्या है कि विशेष प्रकार का ये भूमिगत तना है जो भूमि में पाया जाता है। प्रकंद जैसे आलू वगैरह में ले लो या गाजर वगैरह, उसमें क्या है कि प्रकंद होता है, वो तना होता है, वो क्या है कि मतलब मिट्टी के नीचे पाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे आलू लगाया आपने, ठीक है, उसके अंदर जो ये जाता है, ये तो क्या है कि डालिया वगैरह है, जो तना होता है इसको अपने फल को अपन तना कहते हैं। तो जो भूमि के अंदर जो फल पाया जाता है उसके अंदर अपने तना पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वृद्धि भूमि के नीचे या सतह पर सपाट रूप से होती है। मैं अभी बताया था कि आपको जो भूमि के नीचे होती है इसकी जो अपने पास फल वगैरह लगते हैं या इसकी वृद्धि वगैरह होती है वो ओनली भूमि के नीचे होती है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। उसमें गांठें होती है। फल पौधों में, केलों में भूमिगत प्रकंद पाया जाता है। उसी प्रकार केले के प्रकंद को खोदकर छोटे छोटे रूप में इस प्रकार काटा जाता है कि प्रत्येक टुकड़े में से कम 2 पार्श्व कलिकाएं या आंखें हो। जो अपने पास ऐसे प्लांट वगैरह लगाते हैं, जैसे आलू वगैरह लगा लिए, उनको इस प्रकार से अपन जैसे उखाड़ के फिर उनको इस प्रकार से काटा जाता है कि उनसे 2 आंखें दिखानी चाहिए अपने को, तभी अपने पास वो क्या है कि फूटान पैदा होती है, उसमें वृद्धि उत्पन्न होती है। इन्हीं प्रकंद के टुकड़ों में चाकू से हल्का घाव करके बालू या वर्मी कोलाइट में रूप में दिया जाता है। जो अपने पास इन्हीं जो आलूओं के अंदर जो आंखें होती हैं उनको मतलब थोड़ा बहुत कुचर के या फिर घाव देकर इनको माटी में दबा देते हैं। उसके बाद में इनमें अंकुरण वगैरह पैदा होने के बाद में इन नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कलम द्वारा प्रवर्धन अपन देखते हैं। कलम द्वारा प्रवर्धन अपना फर्स्ट हो गया था विभाजन, इसके बाद में कलम द्वारा प्रवर्धन। कलम द्वारा प्रवर्धन में दे रखा अपने पास पौधों की कोशिकाओं में भी यह गुण होता है। जो कोशिकाएं पौधों की जो कोशिका है उसमें भी यह गुण होता है कलम का कि वह अपने जैसे पौधे का निर्माण कर सके जिसमें उसके पूर्व सभी गुण मौजूद रहते हैं। अपने पास जो प्लांट वगैरह होते हैं, जैसे ये टहनी जा रही है, ठीक है, इसकी ये टहनियाँ जा रही है ऐसे, अपने पास ये पत्तियाँ हो गई, ठीक है, ये अपने पास पत्तियाँ होगी, ठीक है। इसके अंदर जो ये टहनियाँ होती है, ठीक है,
ये टहनियों में क्या होता है कि जिस प्लांट के सारे गुण पाए जाते हैं, तो इसमें क्या है कि कलम द्वारा अपन कलम के अंदर क्या लेते हैं, इसकी टहनियाँ वगैरह ले लेते हैं, कोई भी कलम ले लेते हैं, ठीक है। उसको अपन या तो किसी गोल के द्वारा उपचारित करके उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। जैसे उसके अंदर आर्द्रता वगैरह या नमी मिल जाती है, उसके बाद में ये फूटान पैदा हो जाती है। अपन इसको काट कर दो भागों से, मतलब दोनों तरफ से काट के इसको अपन जमीन में दबा देते हैं। तो अपन आगे चलते हैं, क्या दे रखा है इसके अंदर। इस सिद्धांत का उपयोग कर कलम विधि से नए पौधे का निर्माण किया जाता है। मैं अभी बताया था कि आपको इस कलम द्वारा अपने पास नए पौधे का निर्माण होता है। कलम द्वारा प्रवर्धन में पौधे के किसी विशेष भाग को मात्र पौधे से अलग किया जाता है। इसके बाद उचित वातावरण में निश्चित अवधि में मूल या शाखाएं प्रोत्साहित करवाकर नए पौधे का सर्जन किया जाता है। कलम द्वारा प्रवर्धन के लाभ, जो अपन कलम द्वारा प्रवर्धन करते हैं कि किस प्रकार के लाभ है, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं कि क्या क्या लाभ होता है अपने पास। कलम द्वारा प्रवर्धन पौधे मात्र पौधे के समरूप होते हैं। जो अपने पास जो कलम द्वारा अपन प्रवर्धन करवाते हैं वो क्या है कि मात्र पौधा जैसा होता है वैसे अपन जैसे मान लो अपने पास इधर तो मात्र पौधा है, ठीक है, ये वाला मात्र पौधा हो गया, और इधर अपन लगाए, ठीक है, ये कलम को। तो कलम से लगाने पर जो पौधा अपने पास जो प्राप्त होगा वो अपने पास मात्र पौधे जैसा ही प्राप्त होगा। मतलब इनके जो मात्र पौधा होगा, जो गुण मात्र पौधे में पाए जाएंगे वो जो अपन कलम द्वारा लगाएंगे उसी पौधे में भी मात्र पौधे जैसे गुण पाए जाते हैं। दूसरा अपने पास है कलम द्वारा प्रवर्धन एक सरल व सस्ती विधि है। जो अपन कलम द्वारा प्रवर्धन करते हैं वो क्या है कि सरल एवं सस्ती विधि है, ठीक है। उसके बाद में है इसमें किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें क्या है कि विशेष तकनीकी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको अपन जैसे आम आदमी भी कर सकता है नए पौधे का निर्माण कलम द्वारा। तीसरा अपना लाभ है कलम द्वारा प्रवर्धन करने से थोड़े समय में कुछ मात्रा में उपस्थित मात्र पौधे से अधिक संख्या में पौधे प्राप्त किए जाते हैं। अपन जो कलम द्वारा प्रवर्धन करके अपन कम समय में अधिक पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा लाभ ये हो गया। अपने पास चौथा लाभ है कलम द्वारा पौधे तैयार करते समय इसमें मूल ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो अपन कलम द्वारा पौधे प्रवर्धन करवाकर अपन जो नए पौधे का निर्माण करते हैं उस समय अपने को क्या है कि जो मूल ग्रंथ होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पौधे में असमानता व अंकुरण विफलता जैसी परेशानियां नहीं आती। इसमें क्या है कि जो असमानता वाली पौधे की यह परेशानियां नहीं आती। कलम द्वारा पौधे प्रवर्धन की सीमा, जब अपन जो कलम द्वारा प्रवर्धन करवाते हैं उसकी क्या क्या सीमाएं, अपन सीमाएं देखते हैं। कलम दबाना प्रवर्धन करने पर उपयुक्त मूल ग्रंथ प्रयोग के लाभ नहीं मिल पाता, ठीक है। अपने को जो इसमें लाभ नहीं मिल पाता मूल ग्रंथ प्रयोग करने के बाद में। अगला दूसरा सीमा है इसकी, कलम पौधे के किसी भी भाग से तैयार की जा सकती है। जो अपने पास कलम द्वारा जो कलम पौधे के कलम क्या है कि पौधे के किसी भी भाग द्वारा अपने पास प्राप्त हो सकती है। जड़ द्वारा भी हो सकती है, तना द्वारा भी हो सकती है, पत्ती द्वारा भी। अपन पत्ती द्वारा भी दूसरे पौधे का निर्माण कर सकते हैं, जड़ द्वारा भी अपने पास निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद भी अपन चलते हैं आगे तना कलम के प्रकार। अब जो अपने पास है तना कलम के प्रकार देखते हैं अपन। तना कलम के प्रकार का कड़ी लकड़ी की कलम, हार्डवुड कटिंग, इसे अंग्रेजी में हार्डवुड कटिंग भी कहते हैं। जो कड़ी लकड़ी की कलम होती है उसे अपने हार्डवुड कटिंग भी कहते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये पौधे के प्रवर्धन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे की 1 वर्ष से कम व एक मौसम पुरानी टहनी होनी चाहिए। इसमें क्या है कि जो अपन हार्डवुड कटिंग के अंदर जो प्रवर्धन करवाते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए कि 1 वर्ष से तो नीचे होनी चाहिए, 1 वर्ष से ऊपर पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और एक मौसम की होनी चाहिए। तब तो अपने पास ये अपने लिए आवश्यक है, ये अपने पास नए पौधे का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी कलम बनाकर समतल जमीन में, अपने पास 20 से 22 सेंटीमीटर की कलम लेते हैं इसके अंदर अपन नए पौधे का निर्माण करने के लिए, और उसमें 6 इंटू 6 इंच की दूरी पर तिरछी इस प्रकार लगा दी। इसके अंदर अपने पास 6 इंटू 6 की दूरी रखते हैं, ठीक है, और इस प्रकार लगाते हैं कि तिरछे लगाए जाते हैं इसको कि उसका 2/3 बटा भाग जमीन में तथा 1/3 भाग ऊपर रह जाए। जो 2/3 भाग तो क्या है नीचे, और 1/3 भाग जमीन से ऊपर रह जाए। जैसे इधर मान लो ये 1/3 हो गया, ठीक है, समझने के लिए, और ये 2/3 हो गया मिट्टी के अंदर, यहाँ तक मिट्टी अपने पास, ठीक है। ऊपर के कट के थोड़ी नीचे भी बड़ होनी चाहिए। कलम का निचला हिस्सा गोल ऊपर का तिरछा रखते हैं। कलम को तिरछी इसलिए रखा जाता है क्योंकि कलम पर
पानी का प्रभाव पड़ने पर सड़ने का डर रहता है। अपने पास जो क्या है कि कलम को इसलिए तिरछा रखा जाता है कि अपन जैसे सीधा रखेंगे तो उसमें अगर अपन पानी डालेंगे, ठीक है, पानी डालने पर ये उसमें क्या है कि सड़न की या फिर गलन की संभावना रहती है ज़्यादा, इसलिए अपन कलम को तिरछी लगाते हैं। कलम लगाते समय उसकी पत्तियां हटा दी जाती है ताकि वाष्पीकरण से वह सूखे नहीं। इसमें क्या है कि अपन जो कलम लगाते हैं उस टाइम क्या है कि अपन जो इसकी पत्तियां वगैरह होती है उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है और वाष्पीकरण भी कम हो जाता है। अन्यथा अपने को पौधे सूखने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें बार बार पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अपन को पौधों को पत्तियों को हटा देना चाहिए। कलम की मोटाई 1 सेंटीमीटर या पेंसिल जितनी हो जाए। कलम की मोटाई कितनी हो जाए, या तो 1 सेंटीमीटर या पेंसिल की जितनी होनी चाहिए। 7 दिन बाद ही कलम में पत्तियां निकालने शुरू हो जाती हैं। ऐसा प्रोसेस करने पर अपने पास 7 दिन के अंदर अपने पास कलम से 7 दिन के बाद कलम से पत्तियां प्रारंभ हो जाती हैं, वृद्धि करने लग जाती है। ठीक है। हार्डवुड कटिंग में करीब 1 वर्ष पुरानी पूर्व परिपक्व कलम, ये तो बता दी आपको। जैसे शहतूत आदि तथा अर्ध हार्डवुड कटिंग में इसमें कम आयु की अपरिपक्व कलम ली जाती है, जैसे अनार, अमरूद, अंजीर, अंगूर, गुलाब आदि। ठीक है। इसके बाद में नरम लकड़ी की कलम, अपने पास हार्डवुड कटिंग होती है, अपन सॉफ्टवुड हार्ड कटिंग देखते हैं। अंग्रेजी में इसे हर्बेशियर कटिंग भी या सॉफ्टवुड कटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि में उन पौधों की चालू मौसम की कोमल तनों की कलम लेकर पौधे तैयार करने का कार्य किया जाता है। इस विधि में ज़्यादातर झाड़ीनुमा प्रकृति के तथा अलंकारी पौधे तैयार किए जाते हैं, जैसे गुलदाउदी। इस विधि में कलम के सिरे जैसे समतल काटे जाते हैं तथा जमीन के समांतर लंबाई में रोपा जाता है। कलम के बीच का भाग भूमि में दोनों सिरों पर भूमि से बाहर रह जाता है। ये अपने पास जो नरम हो गए थे, इसके अंदर हार्डवुड के अंदर अपने कहा क्या है कि अच्छे प्रकार से काश्ती, मतलब कठोर वाले तना की शाखाएं लेते हैं, इसके अंदर अपने पास कोमल शाखाएं लेते हैं। कलम लगाने का समय, कलम लगाने का समय देखते हैं अपन। जब पौधे में वानस्पतिक वृद्धि का समय होता है, जब पौधे में वानस्पतिक वृद्धि का समय होता है उस समय क्या है कि कलम को काट कर अपन लगाते हैं। तभी कलम लगाने का उपयुक्त समय होता है पतझड़ के बाद बसंत ऋतु शुरू होते ही इनकी बढ़वार या फुटवान पैदा। जो अपने पास बसंत ऋतु हो उसके अंदर क्या है कि इसलिए लगाते हैं कि जो बसंत ऋतु आती है उस समय अपने पास फुटान अच्छी हो। अतः इन पौधों से सुषुप्तावस्था के अंत में कलम से तथा 8 से 10 दिन बाद बसंत ऋतु होते ही फरवरी में लगाना शुरू कर दे। किंतु जिन वृक्षों में पतझड़ नहीं होता उनकी रोपाई वर्षा ऋतु में करे, क्योंकि इस समय पौधे की सक्रिय बढ़वार की अवस्था होती है। यदि तापक्रम इनके जल्दी फुटान में सहायक है, परंतु तेज धूप में नुकसान होता है। अतः यथासंभव छाया की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने पास इसके अंदर क्या है कि ऊपर छाया की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अपने पास अगर छाया की व्यवस्था नहीं करेंगे तो जैसे तापमान वगैरह या धूल मिट्टी वगैरह आंधी वगैरह चलती है तो उस पर क्या है कि मिट्टी वगैरह की लेयर जम जाएगी, या फिर इसके अंदर जो ताप के द्वारा ये प्रकाश द्वारा या ताप द्वारा क्या है कि जल को वाष्पीकरण द्वारा खींच लिए जाएगी, उसमें अंदर पानी की कमी हो जाएगी। अब इसके बाद में जड़ों की फुटान के लिए उपचार। अपन जो जड़ों की फुटान करते हैं उसके लिए अपन क्या क्या उपचार करें। ये पाया गया कि ऑक्सीजन के प्रभाव से उत्तक वृद्धि द्वारा कलमों में जड़ें शीघ्रता से निकलती है तथा यह इनकी वृद्धि को बढ़ा देता है। अतः ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए कलमों को लगाने से पूर्व IBA के 200 ppm यानी 200 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में घोल कर बनाने उसे कलमों के निचले हिस्सों में। अपन जो IBA का घोल होता है, अपन जो IBA का घोल होता है उसके अंदर अपन 1 लीटर तो पानी ले लेते हैं, ठीक है, और एक IBA का अपन घोल ले लेते हैं, उनको 200 मिली में 200 ml पानी में घोलते हैं IBL को। इससे घोल को तैयार करके अपन जो अपने पास होती है जड़ों, उनकी जड़ों को फुटान को अपन उपचारित करते हैं। इसके अतिरिक्त कलमों को जमीन में लगाने से पूर्व कर कलमों में नीचे हिस्से को पानी में गिला करके सेरेडेक्स चूर्ण में उपचारित करें। इसको अपन सेरेडेक्स चूर्ण में भी उपचारित करते हैं। अब इसके बाद में दाब लगाना या लेयरिंग। दाब लगाना तो हो गया था ना, नहीं लेयरिंग हो गया था अपने पास, दाब लगाना। अब देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर क्या दे रखा है अपने पास,
लेयरिंग के अंदर दाब। इस विधि में पौधे की शाखा अथवा तने को पौधे से अलग किए बिना ही निश्चित स्थान पर जड़ों को निकलने दिया जाता है तथा पौधे में लगी हुई स्थिति में ही निश्चित स्थान से जड़ें निकालकर नया पौधा तैयार हो जाता है। कलम विधि की तुलना में इसे नए पौधे के लिए प्रारंभिक पोषण की कमी नहीं पड़ती। नए पौधे को पुराने पौधे पर जड़ विकसित हो जाने के बाद भूमि से रोपाई की जाती है। अतः कलम विधि की तुलना में इसे प्राप्त पौधे स्वतः एवं निपुण होते हैं। दाब विधि से ऐसे पौधे के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त रहती है जिनकी शाखाएं भूमि में दबाने हेतु जल्दी जड़ें देती है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे दाब विधि की समस्या। जो अपने पास दाब विधि क्या है वो सीमाएं देखते हैं। यह विधि कुछ ही फल वृक्षों में संभव हो पाती है। जो यह विधि होती है दाब, ये कुछ फल वृक्षों के अंदर ही संभव हो पाती है प्रवर्धन। उन फल वृक्षों में जिनमें कठिनाइयाँ से मूल होता है, जिनमें मूल होता है कठिनाइयों से, उनमें उसके अंदर ही अपने पास दाब की यह विधि पाई जाती है। अपना नेक्स्ट है जो है कलम विधि की अपेक्षा अधिक संख्या में ही पौधे तैयार होते हैं क्योंकि एकमात्र वृक्ष से सीमित संख्या में ही दाब लगाकर पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद दाब लगाने के तरीके देखते हैं। मेथड ऑफ लेयरिंग। दाब दो प्रकार से की जा सकती है। अपने जो दाब लगाते हैं वो दो प्रकार से की जाती है। वो अब आगे देखते हैं किस प्रकार की जाती है। जिस पौधे की शाखाओं को जो काकर जमीन में ले जाया जा सकता है उसमें ज़मीन में दाब लगाई जाए। जिस शाखा को या जिस पौधे की शाखाओं को अपन मुड़ जाए दाब लगाने पर, जैसे ऊपर वाली शाखाओं को ऐसे मिट्टी के अंदर ले जाके दबा दिया जाए, ठीक है, उसको तो ये एक तो ये हो गया। उसी प्रकार वहीं इस विधि मिट्टी खाद आदि के मिश्रण को ऊपर शाखा से लेकर बांध देते हैं। उसके अंदर क्या क्या ऐसे जो तना अपन जो टहनी वगैरह लिए थे, कुछ भी लिए थे, उसके अंदर अपन जैसे यहाँ पे मिट्टी आ गई, मिट्टी के अंदर नीचे दाब के इसके अंदर उर्वरक वगैरह पानी वगैरह दे देंगे, इससे फुटान पैदा हो जाती है ताकि ऊपर की शाखा नई विकसित कर लिया जाता है। इस प्रकार दाब लेयरिंग दो प्रकार की होती है। अब देखते हैं हम दो प्रकार कौन से हैं। भूमि दाब मतलब ग्राउंड लेयरिंग। भूमि दाब में चुनी गई शाखा को भूमि में दबाने से पूर्व या तो उसमें खरोंचे कर दी जाती है या मोड़कर छाल को जगह जगह से छील कर दी जाती है। अपने पास जो भूमि दाब में या ग्राउंड लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे अपन टहनी वगैरह लेते हैं या कलम लेते हैं तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे या तो उनको खुरच देते हैं, ठीक है, या टहनी को फिर अपन जैसे छिलका वगैरह उतार देते हैं, छिलका वगैरह, या फिर उसको खुरच कर अपन मिट्टी के अंदर दबाते हैं, तभी अपने पास फुटान पैदा होती है। उसके बाद में है मोड़कर छाल को जगह जगह से छील कर दी जाती है। भूमि में दबाने के 2 से 3 माह बाद उसमें से जड़ें निकल आने पर इसे पौधे से अलग कर दूसरी जगह लगा देते हैं और इस प्रकार नया पौधे तैयार होते। अब इसमें क्या है कि जैसे अपना इधर पास मात्र पौधा था, ठीक है, उसके अंदर जैसे इसकी टहनी वगैरह लेते हैं ऐसे मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। मिट्टी के अंदर तब तक न दबाए जब तक उसके अंदर अपन खरोच ना कर दें। खरोच या उसकी शाखाओं को जो टहनी वो होती है ना, अरे छाल, हाँ सॉरी, छाल होती है, उसको अपन जैसे छील लेते हैं या उसको खरोच कर देते हैं, उसके बाद में मिट्टी के अंदर दबाते हैं। जब तक इसको अपन 2 या 3 महीने तक यहाँ हाथ पर रखते हैं, उर्वरक वगैरह यहीं पे देते हैं, पानी वगैरह, ठीक है, जब तक ये अंकुरण वगैरह या अच्छे से पौधे तैयार नहीं हो जाते। उसके बाद में क्या है कि इसको इधर से काट के दोनों मात्र पौधे या जो नए पौधा विकसित होता है उसके अंदर अपन बीच में से काट के अपन उखाड़ के उसको नए जगह पर लगा देते हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में है वायु दाब या एयर लेयरिंग या गुट्ठी दाब। वायु दाब भूमि दाब का ही दूसरा रूप है। भूमि दाब का दूसरा रूप है वायु दाब। अपन इसके अंदर मिट्टी के अंदर कर रहे थे, दूसरे पौधे का निर्माण अपन इसके अंदर वायु के द्वारा करेंगे। दोनों विधियों में एक ही सिद्धांत लागू होता है। भूमि दाब में जिस शाखा को जमीन में दबा देते हैं वहीं इसी शाखा में खाद उर्वरक मिश्रण को ऊपर शाखा से ले जाकर बांध देते हैं। इसके अंदर अपन मिट्टी के अंदर दबाते थे, इसको अपन शाखा के ऊपर हवा के अंदर दाब देते हैं या बांध देते हैं। इस विधि को पौधे में किसी भी ऊंचाई पर नया पौधे तैयार करने के लिए अपनाया जा सकता है। अपन किसी भी विधि द्वारा या किसी भी ऊंचाई तक अपन नए पौधे तैयार करने की इस विधि को अपनाया जाता है। गुट्ठी तैयार करने के लिए 1 वर्ष पुरानी पूर्व स्वस्थ पेंसिल की आकार शाखा का चुनाव किया जाता है। फिर शाखा के अगले सिरे में 50 सेंटीमीटर छोड़कर 2.5 सेंटीमीटर लंबी छाल छल्ले के आकार में तेज चाकू से उतार ली जाती है, परंतु छाल के नीचे की लकड़ी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस कटे हुए भाग के ऊपरी सिरे पर नेफिथिलीन एसिटिक एसिड को 1:1 में लिनोलीन लेप में मिलाकर लगा देते हैं। इसके बाद बालू, गोबर की खाद व चिकनी मिट्टी
1:1:1 में मिलाकर तैयार किया जाता है। मिश्रण से कटाव को ढककर उस पर टाट का टुकड़ा लपेटकर बांध दिया जाता है। यह सदैव गीला रहना चाहिए। इसके लिए गुटी वाले स्थान पर ऊपरली टहनी पर छेद किया होना चाहिए। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, शूटिंग ए मेथड ऑफ लेयरिंग हो गया था, ठीक है। अपन देखते हैं स्टूलिंग की विधि। स्टूलिंग की विधि किस प्रकार है। पतझड़ के बाद पौधे को भूमि से थोड़ा ऊपर से उसके सिरे को काट दिया जाता है। तो अपने पास जो पतझड़ के बाद में जो पौधे के ऊपर जो सिरा होता है उसको अपन काट देते हैं। उसके बाद में इस कटे हुए भाग से कई पर रोहे निकलती है, मतलब परहों निकलती है या फूटान वगैरह पैदा होती है। जुलाई में प्रत्येक परहों के नीचे भाग में 2 सेंटीमीटर चौड़ा छल्ला बना देते हैं। इसके बाद चलने के ऊपर के निचले भाग में 2 सेंटीमीटर चौड़ा छल्ला बना देते हैं। इसके बाद चलने के ऊपर तक अच्छी उपजाऊ मिट्टी चढ़ा देते हैं। सितंबर में इससे अच्छी जड़ें निकल आती है। चलने को नीचे से काटकर मूल पौधे से अलग कर पौधे को नई स्थान पर लगा दिया जाता है। अमरूद व आम में नई पौधे तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि है, प्रमुखतः अमरूद में अपनाई जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं सर्पिला दाब की। सर्पिला दाब, ऐसा सर्पिला दाब की तरह अपन जो सरप के आकार का होता है उसके जैसे अपन मिट्टी के अंदर दबाते हैं। यह अन्य दाब की विधियों के समान ही होते हैं, परंतु इसमें 1 वर्ष की शाखाएं को स्थान से गांठ के पास से दबाकर उसमें उतनी ही जगह से मिलाकर करवा नए पौधे का प्राप्ति किया जाता है। इसमें कुछ नहीं, आप जैसे जैसे समझाने की ज़्यादा क्रिया नहीं है। इसके अंदर जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आप अच्छे से सुनते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। बस ऐसा है, इसके अंदर या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो बड़ा आएगा कि स्टूलिंग की विधि को समझाए या कलम की विधि कलम द्वारा प्रवर्धन किस प्रकार होता है। बस ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। और जो इसके अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्या अपने पास जो जेट की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं या सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या कृषि प्रवेशक की, उनके लिए भी ये फ़ायदे रहेगी क्लास। तो क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करो। अपने पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इन पे भी जो लिंक होती है अपने पास क्लासों की, उनको शेयर किया करो, ठीक है दोस्तों। अपन चलते हैं आगे सर्पिलाकार दाब में। ये अन्य दाब की विधियों के समान ही होती है, परंतु इसमें 1 वर्ष की शाखाओं को कई स्थान से गांठ के पास से दबाकर उसी शाखाओं में उतनी जगह से मिलाकर करवाकर नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें जो 1 वर्ष पुरानी शाखा होनी चाहिए, ठीक है, उसमें अंदर गांठें होनी चाहिए, ऐसे जगह जगह गांठें होनी चाहिए, ठीक है। इन गांठों से जगह जगह गांठें होनी चाहिए, इन गांठों से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। 2 दाब के स्थान के बीच का तना खुला रखा जाता है। बीच में खुले हुए भाग कम से कम 1 कलिका शाखा निर्माण हेतु होनी चाहिए। प्रत्येक गांठ के मध्य की दूरी आधार मीटर होनी चाहिए। अन्य सिद्धांत साधारण दाब की तरह ही होते हैं। इसके बाद में अपन ग्राफ्टिंग देखते हैं कि ग्राफ्टिंग किस प्रकार किए जाते हैं पौधे में। ग्राफ्टिंग में 2 अलग अलग पौधे के तने को काटा जाता है, मतलब जैसे ये एक पौधा ये हो गया, ये एक ये पौधा होगा, इसके अंदर अपन अलग अलग पौधे के तने को काटते हैं, ठीक है, दोनों पौधों के तने काटते हैं कि वे एक पौधे के स्वरूप ही विकसित हो। काटे हुए तनों में से एक तने में जड़ें होती है और एक में मूलवृंत कहा जाता है। दूसरा तना बिना जड़ों को काटा जाता है। इसमें क्या है कि एक जो तने से काटते हैं उसके अंदर तो जड़ा होती है और एक तने में काटते हैं उसके अंदर जड़ें नहीं होती। उसके बाद में चलते हैं, इसे सांकुर शाखा भी कहते हैं। जो अपने पास जो तने के अंदर जो जड़ें नहीं होती उसको तो सांकुर शाखा कहते हैं, ठीक है, और जिसके बाद जड़ें होती है उसे मूलवृंत कहा जाता है, रूट सर्कस। इसके बाद में चलते हैं अपन, स्टॉक पौधे का निचला हिस्सा नपलव ऊपरी हिस्सा दोनों तनों के तिरछे रूप में काटा जाता है। सांकुर शाखा का मूलवृंत पर पड़ने वाला प्रभाव स्टियोनिक प्रभाव कहलाता है। नव पल्लव और स्टॉक की कटी हुई सतहों को कपड़े के टुकड़े से एक साथ जोड़ा जाता है और बांध दिया जाता है और फिर पॉलीथीन की शीट से ढक दिया जाता है। यह तने को किसी भी प्रकार के संक्रमण या अन्य समस्याओं से बचाता है। जल्द ही स्टॉक और नव पल्लव मिल जाते हैं और एक नया पौधा बनने लगता है। इस नए पौधे के फल में दोनों ही पौधे के गुण होते हैं। सेब, आड़ू, सुबानी आदि ग्राफ्टिंग किए जाते हैं, उदाहरण हो गया, ठीक है। अपन मूलवृंत और सांकुर के अंदर मैं आपको अंतर बताता हूँ, तो आप साथ साथ उतार दे जाए। अपने पास 3-4 अंतर है, ठीक है। अपने पास मूलवृंत का पहला उतारिए आप लाइन, यह है अधिक बड़े मजबूत सूखा कीट रोग जो
रोधक वृक्षों से लेते हैं जो स्थानीय भूमि में जलवायु के अनुकूल देसी वृक्षों से जाते हैं। ठीक है, अपने पास ये मूल वृंत का पहला हो गया। इसके बाद में शांकुर की देखते हैं। शांकुर के अंदर है यह कम शक्तिशाली व कम ऊंचाई वाले, कम सहनशील परंतु उन्नत किस्में वाले, गुणवत्ता वाले तथा अधिक फल उत्पादन देने वाले। इसमें शांकुर में क्या गया, अधिक तो अच्छे क्वालिटी की तो अपने पास फल प्राप्त होते हैं। इसकी अन्य उन्नत किस्में प्राप्त होती है। शक्तिशाली कम होता है, एक ये शक्तिशाली कम होता है, ऊंचाई वाले कम होते हैं। इसके अंदर अपने पास इधर जैसा इधर कम ज़्यादा है तो इधर कम कर देते हैं। बस ऐसा है कि इधर इसकी ऊंचाई अधिक होती है, ये अच्छे क्वालिटी की, थोड़े अच्छे क्वालिटी के प्राप्त नहीं होते हैं, ये अधिक बड़े होते हैं। बस ऐसा ही है। इसके बाद सेकंड चलते हैं अपन, इसको ग्राफ्टिंग स्थान के ऊपर से शांकुर के फुटान के बाद काट देते हैं। इसमें ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर से शांकुर शाखा से फुटान होती है, उसको काट देते हैं। और इधर इसको प्रोहन के बाद फुटान है तो प्रोत्साहित करते हैं। मूल वृंत स्टैंडर्ड देशी जातियों से के ही होने चाहिए। इसे उन्नत किस्मों से प्राप्त करके मूल वृंत के साथ ग्राही होनी चाहिए। अपने पास जो 3 थे वो हो गए। इसके बाद अपन चलते हैं, अपन जो ग्राफ्टिंग की विधि है वो ग्राफ्टिंग की विधि क्या है कि अपने पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए अपन क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपने पास जो 5 और 6 लेक्चर था अपने पास, उसके अंदर अपने पास एक क्लास हो गई आज, और ये दूसरी क्लास थी अपनी। और अपन जो नेक्स्ट क्लास आएगी तीसरी क्लास, उस तीसरी क्लास के अंदर इसको अपन 5 और 6 लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। तो जब तक अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।